स्टार्ट करते हैं अपना जो रिमेनिंग बचा कुचा कंग्रुएंसी है उस चीज को, और जल्दी जल्दी इसको पढ़ के निपटाते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, 3 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। अगला जो है वो है आपका एसएसएस और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो चीजें तो सिंपल है काफी ज्यादा, बट उन दोनों को आप प्रूफ जो है वो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर जाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत वाला प्रूफ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह है, हैवी कंस्ट्रक्शन, तो उस चीज को आपको ध्यान से प्रैक्टिस करके तो समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या सोच के उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए, क्यों किए, और उस चीज को कैसे अप्लाई किए, मतलब किस प्रकार से उस चीज को प्रूफ किए। समझ में आ रहा है ना? तो उसको अगर समझ जाते हो आप तो बेटर है, और प्रूफ्स को बेसिक से देखना। शायद एग्जाम में प्रूफ वगैरह ना भी आए, एप्लीकेशन आता है बेसिकली, बट खैर प्रूफ करना जरूरी है। अगर प्रूफ के बिना आप किसी ज्योमेट्री को कर रहे हो तो एक गलत बात है। ठीक है ना? तो अगर अपन बोले कि कहां तक अपन ने, हाँ, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी लिखो। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, क्राइटेरिया 4। ठीक है, लिखो। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if 3 sides of one triangle are equal to, if 3 sides of one triangle are equal to, if 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle, corresponding 3 sides of the other triangle। समझ में आ रहा है? are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle, यानी कि अगर AB DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, और BC अगर EF के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका मेन पार्ट जो प्रूफ, उसको कैसे करेंगे। लिखिए सबसे पहले, यहाँ पे बेसिकली कुछ कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से देना पड़ेगा। देखो, ये जो एंगल है ना, उसी एंगल का मेजर को लेकर के मैं नीचे एक एंगल बनाऊंगा। इसी साइड से उसी एंगल का मेजरमेंट लेकर के, एंगल एबीसी का जो मेजरमेंट है उसी एंगल का मेजरमेंट लेकर के यहाँ पे मैं एफ ई जी बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इन सच ए वे दैट ए बी इज इक्वल टू ई जी। ए बी और ई जी का जो लेंथ है वो क्या है, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और फिर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? ये है आपका कंस्ट्रक्शन इस चीज के लिए। ठीक है, तो पूरा करने के बाद आप घर बैठे ये सोचना है कि क्यों ऐसे सर ने किया, और उसको करने से मतलब क्या निकला, यानी कि आउटपुट जो है वो तो अभी अपन प्रूफ कर लेंगे, बट क्यों किए ऐसे, क्या उसके अलावा और कुछ करते तो जरूर प्रूफ होता क्या, वो चीज आपको घर बैठे सच मानना। अगर मिलता है तो बताना, अगर नहीं मिलता है तो भी बताना। ठीक है, तो लिखिए आप सबसे पहले गिवन टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ सच दैट एबी इज इक्वल टू डीई। ठीक है, आप कंटिन्यू करके एक साथ लिख लेना। BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF। समझ आता है? क्लियर है? नीचे लिखो टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF। ठीक है, अगले लाइन पे कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन पे लिखो सपोज BC is the longest side. Suppose BC is the longest side. Stop. Draw EG such that angle FEG is equal to angle ABC. Angle ABC and EG is equal to AB. EG is equal to AB. Stop. Join GF and GD. Join GF and GD. Join GF and GD. प्रूफ डालिए। सबसे पहले प्रूफ वाले पार्ट में सबसे पहले लिखिए, यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ सबसे पहले लिखिए बीसी इज इक्वल टू ईएफ। वो की क्या है, गिवन कंडीशन है ना, ये बीसी साइड इक्वल है, बीसी इज इक्वल टू ईएफ। फिर AB इज इक्वल टू EG, फिर लिखिए AB इज इक्वल टू EG। वो क्या है आपका, बाई कंस्ट्रक्शन है। वो क्या है आपका, बाई कंस्ट्रक्शन है। समझ में आ रहा है? एंड एक और बाई कंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FEG। ये भी आपको बाई कंस्ट्रक्शन ही मिल रहा है। समझ में आया? क्लियर है? सो बाई SAS क्राइटेरिया,
SAS criteria, we obtain triangle ABC is congruent to triangle GEF. ठीक है, इंप्लाई देकर के लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल G एंड AC इज इक्वल टू GF. एंगल A इज इक्वल टू एंगल G एंड AC इज इक्वल टू GF. भाई क्या मिला आपको? सिटी. ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ना. तो एंगल A इक्वल टू एंगल G और AC इज इक्वल टू GF, जो रिमेनिंग साइड है वो इक्वल हो गया. ठीक है, नाउ नीचे डालो यहां पे. नाउ देखो AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज इक्वल टू GE. देखो नाउ AB इज इक्वल टू DE. अभी आपको क्या पता, AB और DE इक्वल है, गिवन है ये, समझ में आ रहा है ना. एंड AB इज इक्वल टू GE, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है. तो आपको क्या पता चल गया कि DE इज इक्वल टू GE. DE इज इक्वल टू GE, इसको रोमन 1 मार्क करके रखो. DE इज इक्वल टू GE है ना. ये जो GE है और ये जो DE है, ये दोनों साइड आपको क्या मिल गया? इक्वल मिल गया. सॉरी, GE कहां गया? ये तो GF है. ये दोनों इक्वल मिल गया. समझ में आ रहा है? नीचे लिखो सिमिलरली, यहां पे लिखो सिमिलरली AC इज इक्वल टू DF. AC इज इक्वल टू DF, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है. और यहां से आपको मिला AC इज इक्वल टू GF मिल गया ना. तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर DF इज इक्वल टू GF आप बोल सकते हो. इसको रोमन 2 मार्क करके रखो. DF इज इक्वल टू GF आप बोल सकते हो. और दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो गया. ठीक है, और ये दोनों क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया ना. तो अभी ये दोनों ट्राइंगल जो आप बना रहे हो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या हो गया? नहीं, ये तो आप यूज नहीं कर सकते. साइड बाद में करोगे, ये तो प्रूफ ही करना है आपको. अभी ये नहीं कर सकते हो. DF इज इक्वल टू GF तक लिखो. उसके बाद आप लिखो इन ट्राइंगल EGD, इन ट्राइंगल EGD, कॉमा we have इसके नीचे लिखो we have DE is equal to GE, DE is equal to GE implies angle EDG is equal to angle EGD. opposite side, opposite angle EDG is equal to EGD, है ना. ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा. समझ आ रहा है? ठीक है, फिर लिखो इन ट्राइंगल FGD, इन ट्राइंगल FGD DF is equal to GE, DF is equal to GF. तो यहां से भी क्या पता चलेगा? ऑपोजिट इक्वल होगा ना. ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा. लिख लो इंप्लाइज, इसके नीचे इंप्लाई देकर के लिखो एंगल FDG is equal to एंगल FGD, एंगल FGD is equal to एंगल FDG. समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको आप 3 मार्क कर सकते हो, इसको आप 4 मार्क कर सकते हो. फिर इन दोनों को जोड़ दो, देखोगे पूरा एंगल D और एंगल G आ गया. समझ में आया? फिर इन दोनों को जोड़ दो, फिर देखोगे एंगल D और एंगल G इक्वल आ गया. इन दोनों को जोड़ दो, दिस ऐड कर दो और ये दोनों ऐड कर दो. सॉरी, ये दोनों ऐड होगा और ये दोनों ऐड होगा. मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. फिर लिख दो एंगल EDG प्लस एंगल FDG इज इक्वल टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD. समझ में आ रहा है? इंप्लाई देकर के लिखो एंगल EGD प्लस एंगल FDG, जो LHS वाले पार्ट है उसमें लिख दो EDF, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल G मिल गया. एंगल D इज इक्वल टू एंगल क्या मिल गया? G मिल गया. बट एंगल G इज इक्वल टू एंगल A, बट एंगल G इज इक्वल टू एंगल A, बट एंगल G इक्वल टू एंगल A. ठीक है, therefore एंगल G इक्वल टू एंगल A, therefore यहां पे ऑलरेडी प्रूफ किया गया है. ठीक है, एंगल G इक्वल टू एंगल A, therefore एंगल D इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? एंगल A. इसको रोमन 5 लगा दो. एंगल D इज इक्वल टू एंगल A मिल गया. समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी दो एंगल आपको मिल गया ना. प्रूफ हो गया ऑलरेडी लगभग. ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना था ना आपको. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है.
ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो किसी कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अभी तक जितना भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे उसमें एंगल का चक्कर था, तो एक एंगल तो लाना पड़ेगा। तो वही हमने इतना कुछ करके ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाया। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों एंगल को अपन ने इक्वल दिखा दिया तो काम निपट गया। कैसे काम निपट गया? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड तो इक्वल है ही और ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो बाई एंगल साइड एंगल ए कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इसीलिए तो ये लिखने के बाद नीचे लिखो does in triangle ABC and DEF, in triangle ABC and DEF, comma we have AB is equal to DE, नीचे AC is equal to DF, दोनों के ब्रैकेट में गिवन, and angle A equal to angle D. Thus by angle side angle ASA congruency we can state that triangle ABC is congruent to triangle DEF. सिंबल में लिख देना, triangle ABC is congruent to triangle DEF. हो गया? ठीक है, वही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका SSS कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर प्रूफ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है उसके ऊपर अगर मैं ध्यान से गौर करता हूं तो आप ये समझोगे कि क्राइटेरिया नंबर 5 वो है आपका RHS। ठीक है, वो भी काफी यूजफुल होता है बहुत जगह पे। ठीक है, RHS। तो क्राइटेरिया 5 में लिखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी, ब्रैकेट में लिखो RHS। ब्रैकेट में लिखो RHS। लिखो स्टेटमेंट लिखो, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू राइट ट्रायंगल्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle, if the hypotenuse and one side of one triangle the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. Hypotenuse and one side of the other triangle. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल होता है और कोई भी एक साइड अगर इक्वल होता है तब दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ठीक है, तो लिख लीजिए। कोई यहाँ पे डायरेक्टली भी बोल देगा कि सर अगर आपका ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि AC इज इक्वल टू DF है और BC इज इक्वल टू EF है, ठीक है, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल तो वो आपका नहीं, कॉन्ग्रुएंसी तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल होता तो डायरेक्टली आप AAS से कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ भी यूज करना चाहते हो तब तो ये SSA हो जाएगा, जो कि किसी भी प्रकार के कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता। ठीक है, तो इसका प्रूफ के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया। आप फिगर को साइड में बनाइए, लिख लीजिए। पहले लिखिए, गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ABC and DEF in which angle B is equal to angle E equal to 90 degree, in which angle B equal to angle E equal to 90 degree, comma AC is equal to DF, comma BC equal to EF, comma BC is equal to EF, comma BC is equal to EF, comma BC is equal to EF, BC is equal to EF. हो गया? नीचे लिखो, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF.
तो प्रूफ देके लिखो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो प्रोड्यूस डीई अप टू जी, प्रोड्यूस डीई अप टू जी so that produce D up to G so that EG is equal to AB, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहे। फिर लिखो स्टॉप देके join GF, join GF, फिर डालो प्रूफ, प्रूफ डालने के बाद लिखो वही ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ABC and triangle GEF we have, in triangle ABC and triangle GEF we have AB is equal to GE। ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन है, समझ में आया? फिर लिखो एंगल B is equal to एंगल GEF is equal to 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंड BC is equal to क्या है? EF है, वो भी तो गिवन है ना। कोई भी एक साइड जो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के अलावा उसको तो अपन ने ये मान रखा है ना कि BC is equal to EF होगा, ठीक है? तो ये क्या मिल गया हमें इन दोनों ट्राइंगल में? ये साइड और इंक्लूडेड एंगल मिल गया ना। तो एस से हमें बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्राइंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्राइंगल, समझ में आ रहा है? तो नीचे लिखो सो बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी ऑब्टेन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF, triangle ABC is congruent to triangle GEF, implies यहां से क्या मिलेगा भाई? एंगल A इक्वल टू एंगल G, AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF, ठीक है? ये सारे के सारे क्या मिला? बाय CPCT मिला, ठीक है? रोमन 1 मार्क करके रख दो। फिर नीचे लिखो नाउ AC is equal to GF, तो आपको from 1 मिला, and AC is equal to DF ऑलरेडी गिवन है। तो यहां से आपको क्या मिलता है कि DF और GF जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। DF और GF जो है वो क्या हो गया? ये देखो DF और GF जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर DF और GF इक्वल है तो साइड के ऑपोजिट एंगल जो है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल D जो है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा। एंगल D जो है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख देना एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको रोमन 3 बोल सकता है, ठीक है ना? इसको रोमन 3 बोल सकते हो, सॉरी रोमन 3 क्या रोमन 2 बोल सकते हो। अभी आप नीचे लिखो फ्रॉम 1 and 2 1 में तो ये दोनों था, अदरवाइज आप इसको 1 इसको 2 इसको 3 ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 3 वी हैव क्या? एंगल A एंगल G इक्वल है और इधर एंगल D एंगल G इक्वल मिल गया, तो एंगल A और एंगल D क्या हो गया? इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 and 3 एंगल D इक्वल टू एंगल A हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी तो हो गया ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और कोई भी एक साइड ले लेंगे, ये साइड, तो AAS से अप्रूव कर सकते हो इजीली, ठीक है? देखो नाउ आपको ये मिल गया एंगल A इक्वल टू एंगल D। नाउ अब लिखो फ्रॉम नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF कॉमा वी हैव एंगल A इक्वल टू एंगल D, इसको बोल देना फ्रॉम 4, लिख देना फ्रॉम 4, ठीक है? फिर लिखेगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है, ठीक है? और BC इज इक्वल टू EF जो है वो भी मान ले गिवन है, समझ में आया? तो ये एंगल साइड हो गया ना, एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन स्टेट दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle ABC is congruent to triangle DEF,
ट्राइंगल इन एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस ट्राइंगल को भी क्या दिखा दिए, इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी का जो रिमेनिंग 2 पार्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट का जो प्रूफ है वो सिमिलर ही है, कंस्ट्रक्शन भी एकदम सिमिलर तरीके से है। देखो कि यहाँ पे भी एंगल जो है वो इक्वली मान रहे हैं हम, लगभग 90 डिग्री। उधर तो 90 डिग्री नहीं था इसीलिए लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री इसीलिए लिखे नहीं, सिर्फ साइड के बारे में लिखे। ठीक है, तो आरएचएस एसएसएस दोनों का प्रूफ ही सिमिलर है। तो इस प्रकार से हमने पांचों कॉन्ग्रुएंसी कवर किए और आपका पूरा माइंड में दिमाग में तैयार होना चाहिए कि पांचों कॉन्ग्रुएंसी क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, और अगर वो कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है किसी भी दो ट्राइंगल में तो अपन उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, और साथों साथ बाय सिंप्लिसिटी कोरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी इक्वल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। पहला था आपका एसएएस, फिर था आपका एएसए, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, फिर एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर था आपका एसएसएस, और ये है आपका आरएचएस। ठीक है, तो अभी ये चीज अपन ने कवर कर रखे। अभी जो हमारा लास्ट पार्ट है थ्योरी का वो क्या है कि इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, उस चीज को अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर का पूरा थ्योरी जो है, थ्योरम्स वगैरह सारी चीज कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडेड एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो लास्ट पार्ट है उस चीज को अपन स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा इनइक्वालिटी का जो रिलेशन है ट्राइंगल में वैलिड होता है, उस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा आप, सम इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्राइंगल, सम इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्राइंगल, सम इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्राइंगल। ठीक है, सम इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्राइंगल, है ना। पहला थ्योरम लगाइए, थ्योरम नंबर 1 देखो, if two sides of a triangle are unequal, if two sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it, then the longer side has greater angle opposite to it, then the longer side has greater angle opposite to it। ठीक है, यानी कि अगर AC आपका लॉन्गर साइड है तो उसका ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस चीज को एंगल 1 बोलेंगे और इस चीज को एंगल 2 बोलेंगे। हालांकि ये पूरा एंगल आपका एंगल B है, वो आपको पता है, और ये पूरा एंगल आपका एंगल C है, और ये है एंगल ABC। ठीक है, अब लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए, देखिए, गिवन ए ट्राइंगल ABC in which AC greater than AB, in which AC greater than AB। समझ में आ रहा है, ये हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड है तो AC जो है वो AB से बड़ा होगा। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल इससे बड़ा होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, नीचे लिखिए, टू प्रूव एंगल ABC, एंगल ABC ग्रेटर देन सिंबल, हाँ, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अगला लाइन लिखिए, कंस्ट्रक्शन, मेक ए पॉइंट D on AC such that AB is equal to AD, such that AB is equal to AD। स्टॉप देके लिखिए, join BD, स्टॉप देके लिखे, join BD। प्रूफ डालिए, लिखिए, इन ट्राइंगल ABD, कॉमा वी हैव AB इज इक्वल टू AD। कैसे मिला सर? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से की है। ठीक है, इंप्लाई देकर के लिए अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर लिखो नीचे, इसके नीचे, नाउ कंसीडर ट्राइंगल BCD, we find that angle 2 is the exterior angle of triangle BCD। बिल्कुल सही, एंगल 2 जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, याद है ना फर्स्ट लेक्चर, एक्सटीरियर एंगल होगा ना। समझ में आ रहा है? इसको एक्सटेंड कर दिए तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन
interior opposite angles and an exterior angle is always greater than interior opposite angle. An exterior angle is always greater than interior opposite angle. मतलब किससे बड़ा होगा? ये जो चीज है वो इससे डेफिनेटली बड़ा होगा. क्लियर है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा. वो आप जानते ही हो, क्योंकि आप देखो ना, ये ऑब्वियस चीज है. ये एंगल आपका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है ना, समझ में आ रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो इसको यहां तक खींचने के बाद बन रहा है ना, तो इसको अगर आप यहां तक खींचते हो या फिर यहां तक भी अगर खींचते हो, तो ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट में अगर कंपेयर करो ना, कि ये चीज जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया, ये जो साइड है वो थोड़ा सा आगे चला गया ना. अगर ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे जहां पे मीट हो रहा है, अगर थोड़ा सा आगे चला जाता है तो ये एंगल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ना, और एक टाइम आएगा जब वो एक्यूट से राइट एंगल बन जाएगा. ठीक है? और फिर ऑब्ट्यूज होता जाएगा. देख, जितना आगे जाएगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज होता जाएगा ना. ये देख, ऑब्ट्यूज होता जाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंड एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. स्टॉप. नीचे लिखो therefore एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल BCD. समझ में आ रहा है? Implies एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन BCD का मतलब क्या है? एंगल ACB. समझ में आ रहा है? और अगर एंगल 1 इससे बड़ा है, एंगल 1 अगर इससे बड़ा है, तो ये एंगल 1 के साथ जब ये हिस्सा जोड़ेंगे तब भी तो इससे बड़ा होगा ना. यानी कि एंगल 1 प्लस BBC इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल ACB. भाई ये अगर ऑलरेडी इससे बड़ा है तो इसमें अगर और एडिशन करोगे तो इससे तो बड़ा ही होगा. और ये चीज पूरा क्या हो गया? एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. समझ में आया? तो इस प्रकार से आप इस चीज को प्रूफ कर बैठे. नीचे लिख दो प्रूफ, बोल के लिख दो. नीचे लिख दो आपका प्रूफ. ठीक है? प्रूफ लिख दो, है ना, हो जाएगा काम. अगला थ्योरम डालो. थ्योरम नंबर 2, इनइक्वालिटी का अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर 2. जस्ट इसका कन्वर्स लिखो. कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 लिख सकते हो और स्टेटमेंट लिख दो. इन ए ट्राइंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट टू इट. पहले तो हम ये किए थे कि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा, और अभी ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट होगा, वो प्रूव करना है. इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट टू इट. फिगर बनाओ. ABC. समझ में आ रहा है? देखो, गिवन ट्रायंगल ABC, कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है यहां पे. गिवन ट्रायंगल ABC in which एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि लॉन्गेस्ट एंगल मतलब ग्रेटेस्ट एंगल आपको ऑलरेडी बता के दिया. पहले लॉन्गेस्ट साइड बता के दिया था और अभी लॉन्गेस्ट साइड आपको प्रूफ करना है, ग्रेटेस्ट एंगल बोल के दिया. तो मान लेते हैं गिवन अ ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखो, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है? अगर ये ग्रेटेस्ट एंगल है तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगा. टू प्रूफ AC इज ग्रेटर देन AB. टू प्रूफ AC इज ग्रेटर देन AB. ठीक है? फिर नीचे लिखो प्रूफ लिखो. इन ट्रायंगल ABC we have the following three possibilities. Roman 1, we have the following three possibilities. Roman 1 क्या हो सकता है? AC इज इक्वल टू AB हो सकता है. दूसरा पॉसिबिलिटी AC लेस देन AB हो सकता है. और तीसरा पॉसिबिलिटी AC ग्रेटर देन AB हो सकता है. आज का प्रूफ का शुरुआत ऐसे ही किया था, केस बना करके. ठीक है? अभी इनमें से अगर दो केस को रिजेक्ट कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों गलत है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. और वही अपन करेंगे. देखो कैसे करते हैं. ये चीज लिख करके लिखो. आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली वन मस्ट बी ट्रू. तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों के तीनों तो एक साथ ट्रू हो नहीं सकते ना. आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली वन मस्ट बी ट्रू. देखो, फिर नीचे लिखो केस 1 डालो. केस 1 डाल के लिखो व्हेन AC इज इक्वल टू AB. व्हेन AC इक्वल टू AB. व्हेन AC इक्वल टू AB we have कॉमा देके लिख we have AC इक्वल टू AB अगर है तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC. एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC. नीचे लिखो दिस इज कंट्राडिक्शन. एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC जहां पे लिखे उसमें लिख देना रीजन. क्या साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ब्रैकेट में लिख देना.
सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नीचे लिखो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपने कंसीडर किया ऑलरेडी कि ये एंगल इससे बड़ा है और अभी आपको इक्वल मिल गया, ये तो गलत बात है ना। तो दिस इज कंट्राडिक्शन लिख दो। सिंस एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, दिस इज कंट्राडिक्शन कॉमा सिंस एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। आपका ये मिल गया आपको कि ये दोनों इक्वल है, बट आपने ऑलरेडी कंसीडर करके आया कि ये इससे बड़ा है, तो ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, देयरफॉर AC नॉट इक्वल टू AB, देयरफॉर AC नॉट इक्वल टू AB। हो गया केस 1 फॉल्स प्रूफ हो गया। अभी आप जाओ केस 2 में लिखो। केस 2 में लिखो when AC less than AB, when AC less than AB, when AC less than AB implies AC अगर AB से छोटा है तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे कि AB के ऑपोजिट वाला एंगल जो है एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, जो कि वापस कंट्राडिक्शन है क्योंकि आपने ये कंसीडर करके आए कि ये इससे बड़ा है। समझ में आया? दिस इज कंट्राडिक्शन। वापस लिखो दिस आल्सो कंट्राडिक्ट्स द गिवन हाइपोथेसिस, दिस आल्सो कंट्राडिक्ट्स। इसके ब्रैकेट में लिख देना, हाँ रीजन लिख देना, रीजन लिख देना सिंस लॉन्गर साइड हैज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑपोजिट टू इट। इसका ब्रैकेट में रीजन लिख देना सिंस, थ्योरम 1 ही है रीजन, सिंस लॉन्गर साइड हैज द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। फिर नीचे लिखो दिस आल्सो कंट्राडिक्ट्स द गिवन हाइपोथेसिस, thus फिर नीचे लिखो thus we left with the only possibility AC greater than AB, thus we left with the only possibility, thus we left with the only possibility AC greater than AB, which must be true, which must be true, which must be true. Stop. Hence AC greater than AB, hence AC greater than AB। और ये प्रूफ हो गया कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि सॉरी लॉन्गेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस प्रकार से आपने थ्योरम 1 का जो कन्वर्स है वो भी प्रूफ कर दिए। तो याद रखिएगा ट्रायंगल में ये वैलिड होता है, लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है और ग्रेटेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होता है। ये दोनों चीज ट्रू है। समझ में आया? अभी अपन वही चीज करेंगे जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है और बहुत बार आप ये चीज यूज करके आए हो और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी वेटेज रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ आ ही जाता है एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपका ये प्रूफ आपको मिल ही जाएगा। स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। लिखो अगला थ्योरम, स्टार लगा देना 4-5। लिखो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Is greater than the third side. देखो लिखो गिवन ए ट्राइंगल एबीसी, फिर टू प्रूफ में लिखो क्या प्रूफ करना है? AB प्लस AC ग्रेटर देन BC या फिर BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीन पॉसिबिलिटी आएगा ना। या फिर AB प्लस AC इज ग्रेटर देन, सॉरी ये तो हो गया, AB आ गया तो क्या होगा? AB प्लस BC, हाँ AB प्लस BC आएगा, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। टू प्रूफ में लिख दो ये तीनों। फिर लिखो कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस साइड, अच्छा इसको तो प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस साइड BA, AB मत लिख देना, AB लिखेगा तो इधर प्रोड्यूस होगा, मैंने पहले भी बोला। प्रोड्यूस साइड BA अप टू D such that AD is equal to AC, such that AD is equal to AC, such that AD is equal to AC, such that AD is equal to AC। Stop, join CD, stop, join CD, join CD।
ज्वाइन CD। देखो नीचे प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, in triangle ACD we have AC is equal to AD, we have AC is equal to AD, AC equal to AD, ब्रैकेट में लिख बाय कंस्ट्रक्शन। अगर AC और AD इक्वल होता है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। ब्रैकेट में लिख दो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, implies एंगल ACD को आप क्या लिख सकते हो बोलो, एंगल ACB प्लस एंगल ACD है ना, एंगल ACD को आप क्या लिख सकते हो, हाँ एंगल ACD, देख एंगल ACD यहाँ पे है बट आपको तो चाहिए ये एंगल यूज करने के लिए, तो अगर उसमें मैं एंगल ACB ऐड कर देता हूं, एंगल ACD में अगर मैं एंगल ACB ऐड कर देता हूं तो पहले जो ये दोनों चीज इक्वल हो रहा था अभी इसका वेटेज बढ़ गया। एंगल ACD में अपन ने क्या यूज किया, ऐड किया एंगल ACB, इस एंगल को ऐड कर दिया तो ये वाला वैल्यू जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा ना, अभी पहले जो इसके साथ इक्वल हो रहा था अभी इससे बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन एंगल ADC, यहां से इक्वालिटी जनरेट हो गया, यहां से इक्वालिटी जनरेट हो गया और लास्ट में जाकर के अभी जो थ्योरम पर क्या है उसको यूज करेंगे। समझ ही आता है क्योंकि इक्वालिटी क्रिएट तो करना होगा ना कहीं ना कहीं पे, इसीलिए आपने इस एंगल को ऐड किया यहाँ पे। दो बोथ साइड के बोथ साइड अगर ऐड करते तब तो इक्वालिटी मेंटेन हो जाता, इसीलिए वन साइड ऐड किया ताकि इक्वालिटी मेंटेन ना हो, इनइक्वालिटी जनरेट हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इक्वालिटी प्रूफ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। समझ में आया? तो ये जो एंगल बन गया ये पूरा पूरा क्या बन गया, एंगल BCD बन गया, दैट इज एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC आपको मिल गया, ठीक है। और एंगल ADC जो है वही क्या है, एंगल ADC जो है वही एंगल क्या है, एंगल BDC है ना, यानी कि यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको क्या मिल गया कि एंगल BCD इज एंगल ग्रेटर देन एंगल BDC। ये ADC और BDC बराबर है ना भाई, यही तो एंगल है, तो ये मिल गया कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। कहना है मतलब कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BCD इज ग्रेटर देन BDC। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? तो BCD को अपन क्या लिख सकते, देख BCD अगर BDC से बड़ा है तो ऑपोजिट साइड भी तो इससे बड़ा होगा ना, यानी कि BCD अगर ग्रेटेस्ट है, BDC अगर स्मॉलेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगा, यानी कि BCD के ऑपोजिट साइड कौन है, BD है, BD ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BDC, BDC के ऑपोजिट साइड कौन है भाई, BC है। समझ में आ रहा है ना? और इस BD को अपन क्या लिख सकते हैं, AB प्लस क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन BC, और ये AD किसके इक्वल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, AC के इक्वल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ये AC के इक्वल हो गया ना, और इसी जगह से आपका ये साइड का इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाता है। समझ में आया ना? तो थ्योरम 1 और 2 कराना इसीलिए जरूरी था कि उसके बिना आपको यहां से ये जंप जो है वो समझ नहीं आता। क्लियर है कि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है और ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है? क्लियर है? तो इसके ब्रैकेट में आप लिख दो, इसके ब्रैकेट में आप लिख दो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, साइड ऑपोजिट, यहां पे इसके ब्रैकेट में लिख दो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ठीक है? तो दस आप प्रूफ कर लिए कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। फिर लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB और AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। समझ में आ रहा है ना? अगर ये दोनों वाकई प्रूफ करना चाहते हो तो आप किधर खींचोगे, इधर एक्सटेंड करोगे एक बार, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और एक बार इधर एक्सटेंड करोगे, नहीं एक बार इधर एक्सटेंड करोगे और एक बार इधर एक्सटेंड करोगे। AB BA को तो प्रोड्यूस कर दिया ना ऑलरेडी, अभी AC को प्रोड्यूस करो और BC को प्रोड्यूस करो, रिमेनिंग दो रिलेशन आपके पास जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? कहानी यहीं तक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है? आप इसको प्रोड्यूस करके इसको ज्वाइन करोगे और इसको प्रोड्यूस करके अगर इधर आप ज्वाइन करोगे तो इस वाले कहानी से आपका एक इनइक्वालिटी प्रूफ होगा और इस वाले कहानी से आपका दूसरा इनइक्वालिटी आराम से प्रूफ हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पूरा दुनिया में ही देख सकते हो, इसका महत्व काफी ज्यादा है कि दो साइड का समेशन तीसरे साइड का लेंथ से हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी अपना इस ट्राइंगल वाला चैप्टर का लास्ट टर्म जो है इसको कवर कर लेते हैं। हेडिंग डालिए थ्योरम नंबर 4, देखो, of all the line segments that can be drawn to a given line, of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, from a point not lying on it, comma, the perpendicular line segment is the shortest. The perpendicular line segment is the shortest. छोटा सा प्रूफ है, देखो, given a straight line L, given a straight line L and a point, given a straight line L and a point capital P not lying on L, not lying on L. Stop, देखिए, देखो, PM perpendicular to L, PM perpendicular to L, and N, capital N is any point on L, capital N is any point on L other than M, ठीक है, नीचे देखो, to prove PM less than PN, to prove PM less than PN, to prove PM less than PN, ठीक है, ये आपका लाइन L है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M है, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट N ले लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, PM जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, कोई भी डिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डालो फिगर साइड में बनाओ और प्रूफ लिखो। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल PMN we have angle M is equal to 90 degree, we have angle M equal to 90 degree, एंगल M is equal to 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये अकेला अगर 90 हो गया तो इस ट्रायंगल में बाकी दोनों का समेशन 90 होगा, यानी कि एंगल N जो होगा वो तो 90 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है, एंगल N जो होगा वो 90 से छोटा होगा, बराबर। देखिए, इसका लॉजिक अगर लिखना चाहते हो साइड में जो मैंने बोला लिख सकते हो कि क्या है, अगर एंगल M 90 डिग्री हो गया तो एंगल P प्लस एंगल N का समेशन 90 होगा। इसी प्रकार से एंगल N लेस देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज इससे छोटा है तो 90 डिग्री ग्रेटेस्ट एंगल है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि PN जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा किससे, PM, यानी कि एंगल N के ऑपोजिट साइड वाला PM से। समझ में आ रहा है, और इसी जगह से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये N कहीं पे भी मूव करे हमेशा PM जो है वो PN से छोटा ही रहेगा, यानी कि PM इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। समझ में आ रहा है, thus आप क्या लिख सकते हो कि PM इज लेस देन PN, नीचे लिख लो, hence PM is the shortest of all line segments, PM is the shortest of all line segments from P to AB, from P to AB। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा थियरी को कवर किया। याद रखिएगा कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस, कभी भी अगर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन बोला जाता है, कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल के नहीं दिया जाता, याद रख लीजिएगा। 11 तक ये कहानी चलेगा, 12 तक चलेगा, पूरा जिंदगी तक चलेगा। समझ में आ रहा है ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस अगर बोला जा रहा है तो सिर्फ डिस्टेंस बोलने का मतलब ये है कौन सा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो हजारों डिस्टेंस पॉसिबल हो जाएगा ना, बट अपन जो डिस्टेंस बोलते हैं वो इनडायरेक्टली मीन ही करते हैं कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होता है उसी का बात कर रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल के दिया, अच्छी बात है, अगर नहीं बोल के दिया तो आप अपना दिमाग का ढक्कन खोल के समझ जाइएगा कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। समझ में आया। तो इस प्रकार से ट्राइंगल चैप्टर का जो ओवरऑल थियरी है वो हमने ए से लेकर के जेड तक पूरा कवर कर चुके, कुछ भी उसमें बाकी नहीं है। और अभी अगर मैं बात करूं कि क्या बाकी है, अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, और जो एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल्स भी मैंने थ्योरम के फॉर्म में करा दिया आपको, है ना, मतलब क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के वो करा दी ऑलरेडी, है ना। आपको भी अपना एनसीईआरटी का पूरा बुक जो है उसको पहले सॉल्व करना है, उसको पहले हम अच्छे से टेलीग्राम और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद
अपन जो है अपना शीट जो है ट्रायंगल चैप्टर का उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला 3-4 दिन के अंदर ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट खत्म कर देना है हमें, यानी कि ट्रायंगल चैप्टर का टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी और जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उस चीज को पूरा सॉल्व कर देना है और सारे डाउट्स एक एक बच्चे का क्लियर कर देना है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो आज का आपका होमवर्क हो गया वो पूरा चैप्टर 7 एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर हो गया क्लास 9 का। ठीक है, तो वो पूरा आप एक्सरसाइजेस और एग्जांपल, पहले एग्जांपल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है सॉल्यूशन देखिए, बट एकदम एंड पे देखिए, फुल ट्राई मारने के बाद देखिए, उसके बाद बिना सॉल्यूशन दे करके बिना इंटरनेट से सॉल्यूशन चोरी किए हुए आप अपना जो बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस चीज को सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है सर के लिए छोड़ दीजिएगा, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंफ्यूजन है तो सॉल्यूशन भेज के चेक करा लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपको अपना काम करते जाना है और गलत काम नहीं करना है, पढ़ाई करते जाना है कंटिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त का समय है और जिंदगी में शायद ही ऐसा कभी मिले, और उम्मीद करेंगे कि कभी ना आए, ऐसा किसी के भी जिंदगी में कभी ना आए जो अभी हालात में पूरा देश में चल रहा है। ठीक है, और आपका बस एक ही काम बनता है कि घर पे रहिए, अगर घर के आसपास किसी इंसान को मुसीबत में देखते हैं तो उसका हेल्प कीजिए और पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सेफ्टी मेंटेन करते हुए हेल्प कीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर दिए, क्योंकि ये पता है आपको पेंडेमिक का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना काम जो है वो समय पे निभाएंगे, मेरा बात को प्रॉपर्ली ध्यान से सुनेंगे और उसी के साथ साथ अपन अगला जो क्लास है वो लेकर के आएंगे। बट अभी के लिए आपका जो होमवर्क है एनसीईआरटी चैप्टर 7 पूरा है। ठीक है, तो उसका कंप्लीट पूरा थ्योरी सब कुछ कवर हो गया है। अभी बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक का और शीट का, जो आपका डाउट रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा इसी प्रकार से। अलविदा आज के लिए।